नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीजेपी के 12 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। बीजेपी के एक दो नहीं बल्कि 12 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि ये वे सांसद हैं जिन्हें बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनावी मैदान में होने वाले चुनाव में उतारा था और अब जीत के बाद 12 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए, हमने भी इसको लेकर सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि ये दाव कितना सही कितना गलत है, और साथ में हमने ये भी जानने की कोशिश की है कि क्या बीजेपी इस दाव का प्रयोग बिहार में भी कर सकती है। तो जरा सुनिए क्या कुछ बताया है अरुण पांडे जी ने। नमस्कार अरुण पांडे जी, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। बहुत धन्यवाद। जी जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बीजेपी ने जो कदम उठाया है, जो अपने कई सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा और हमने भी देखा कि उनमें से 12 सांसदों ने जीत भी दर्ज कर ली है। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप बीजेपी के इस दाव को कैसे देखते हैं। देखिए, ये लोकसभा चुनाव के 4 महीना पहले ये विधानसभा के 3 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, ये इस बात का संकेत है कि बीजेपी ने इस 3 राज्यों के चुनाव को, जिसको सेमीफाइनल आप कह सकते हैं, 5 स्टेट में चुनाव हुआ है और इस चुनाव को कितनी अहमियत दी है। सेमीफाइनल था और हर कोई चाहता है कि सेमीफाइनल जीतेंगे तो फाइनल में जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये संदेश देने वाला भी था और उसमें बीजेपी को आशातीत सफलता की आप कहिए। मैं तो मानता हूं कि जो आशा से भी अधिक, भले वो दावा कर रहे थे, लेकिन जिस ढंग से मध्य प्रदेश में लगभग 2/3 बहुमत आया जी जी, और 2 जगह कांग्रेस से सत्ता छीन ली है, तो एक बड़ी जीत इसको मानेंगे। बिल्कुल। अब ये बड़ी जीत के पीछे जो आपका सवाल है जी जी, कि विधानसभा के चुनाव में 3 केंद्रीय मंत्री को उतारना और 17 सांसदों को उतारना, बिल्कुल। ये इस बात की इस चुनाव को किस ढंग से लिया है, आप इसको दर्शाता है। मैं ये मानता हूँ। और जो ये इसकी जो चाल कहिए, इसकी जो स्ट्रेटेजी कहिए चुनाव की, ये कामयाबी मिली। हुआ ये कि जो केंद्रीय नेता कोई सांसद होता है, उसके अधीनस्थ कम से कम 6 असेंबली सेगमेंट होते हैं। जी जी, और अब उस सांसद को आप भेज दिया कि भाई आप जाइए और अपनी पसंदीदा जिस कंस्टिट्यूंसी से, असेंबली से आप आना चाहते हैं, आप जीतिए और लड़िए। तो सबको उनको अपनी ताकत दिखानी थी। बिल्कुल अपनी ताकत दिखाइए और अपने लोगों को आप संगठित करके सब लोग एक संगठित प्रयास से, एकजुट प्रयास से और वहाँ जीत दर्ज कीजिए। ये जो एक जीत ढंग से बीजेपी ने ये तरीके से चुनाव लड़ी है। और आप देखिए, इसके बाद भी था कि लोकसभा का जो 2 पिछला चुनाव हुआ, 2014 का चुनाव के 19 का, वो नरेंद्र मोदी के नाम और चेहरा पर लड़ा गया। ये चुनाव भी था जिसमें कि 3 राज्यों में कोई चेहरा नहीं था पीएम का। बिल्कुल बिल्कुल जी। दावेदार कई थे। आज आप देख रहे हैं कि नतीजा आने के बाद अभी 3-4 दिन से कौन चेहरा हुआ है, आज भी क्या बाजी लगे, अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन चुनाव में जो नतीजे आए या जिस ढंग से भाजपा चुनाव लड़ी, स्वाभाविक रूप से मैं मानता हूँ कि हर दल को, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी बीजेपी और पूरी दाव जिसको कहिए, इसी चुनाव में अपनी पूरी दाव और प्रतिष्ठा लगा दी। नहीं, मानो कि ये लोकसभा का चुनाव हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब ये हुआ था, जब सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा गया था, तो ये एक चर्चा का विषय बन गया था। कहा जा रहा था कि बीजेपी डर गई है और डर गई है इसलिए अपने सांसदों को विधानसभा चुनावी मैदान में उतार दिया है, विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है। लेकिन ये जो दाव चला है बीजेपी ने, कितना सही कितना गलत मानते हैं आप इस दाव को? नहीं, देखिए, एक युद्ध जीतना है तो उसमें कोई कमजोर जवान और सिपाही को आप भेजिएगा तो काम चलेगा क्या? ये युद्ध ही था एक तरह से, आप मिनी युद्ध कर सकते हैं। तो इसको दाव कहिए, डरा हुआ नहीं था। बीजेपी ने अपनी पूरी ये रणनीति का हिस्सा था कि इस चुनाव को जीतना है। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले सेमीफाइनल था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पार्टी को जब सेमीफाइनल जीतना है, सेमीफाइनल के बाद स्वाभाविक होता है फाइनल में जाता है। जी जी जी। तो लोकसभा का चुनाव तो निश्चित रूप से वो प्रधानमंत्री ने, आपने देखा कि इस नतीजा आने के बाद कितना मनोबल हाई है। प्रधानमंत्री ने संबोधन में कहा कि जैसे हमने अभी 5 राज्य में 3 राज्यों में हैट्रिक लगाई है और ये लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगाना तय हो गया। मतलब ये स्पष्ट संदेश है कितना मनोबल बढ़ा है, उत्साहित है भाजपा
तो इसलिए ये भाजपा डर नहीं गई थी। जो लोग आकलन कर रहे थे या उनके जो विरोधी हैं, जो विपक्ष में हैं, वो ये बात कह रहे थे। लेकिन मैं मानता हूँ कि जब ये थोड़े देर के लिए लगा लोगों की भाई भाजपा आखिर कर क्या रही है, विधानसभा के चुनाव में 20 एमपी को उतार दी, उसमें 3 के लिए देखिए ना। अब ये तो मध्य प्रदेश में तो एक केंद्रीय मंत्री का नाम जो कृषि मंत्री है नरेंद्र तोमर, उनका नाम सबसे आगे आ रहा है। आगे था जी। हाँ, राठौर वहाँ देखिए वो भी मंत्री तो बनना चाहिए सबका। तो इसलिए इस चुनाव में जो बीजेपी ने लोक विधानसभा की इस चुनाव को जिस तरीके से लड़ी है, जो रणनीति रही उसकी, जो दाव लगाया, तो उसका काम आया है। अच्छा, ये भी इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि उसमें 21 उम्मीदवार थे, जो 21 सांसद थे, 21 सांसदों को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतार दिया और हमने देखा कि उनमें से 12 के हाथ जीत लगी और 9 हार भी गए हैं। तो हमें चर्चा उस हार पर भी करनी चाहिए कि 9 हार गए हैं। अब जो 9 हार गए हैं, स्वाभाविक रूप से जो एक सांसद कोई विधानसभा का एक सीट नहीं जीत सकता है, तो ये उनके लिए लोकसभा चुनाव के लिए उनके भविष्य पर ताला भी लग गया। बिल्कुल जी। अभी यदि बीजेपी को जहाँ 303 अभी लोकसभा में 303 सीट जीती हुई है जी। और इस चुनाव में उसने 350 का लक्ष्य रखा है कि हम 350-400 सीट जीतेंगे। जी। तो इस चुनाव में बहुत सारे जो सिटिंग एमपी हैं, ऐसे भी पार्टी 30 से 40% सीटिंग को टिकट काटती है, नया चेहरा पर दाव लगाती है। तो जिस तरह से 3 स्टेट के चुनाव में 20 एमपी को चुनावी मैदान में उतार करके और दाव लगाई है, स्वाभाविक रूप से जो हार गए हैं, जो आप कह रही है, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया। उनको लोकसभा का चुनाव का शायद ही टिकट मिलेगा, वो वंचित हो जाएंगे। उनके टिकट पे ग्रहण लग गया है, ये तो तय है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल तय है, उसमें कोई अपवाद हो सकता है। जी। आपने देखा था वहाँ अभी उत्तराखंड, वहाँ चीफ मिनिस्टर थे, वो चुनाव हार गए थे खुद। जी बिल्कुल। असेंबली की सीट नहीं जीते थे, फिर भी अब पार्टी ने अपनी रणनीति के तहत उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन जो सांसद चुनाव हार गए हैं, तो आगे कभी तो आप कह ही सकते हैं, लोग कहा जा सकता है कि वो उनका लोकसभा के टिकट पर ग्रहण लग गया है। बिल्कुल। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि बीजेपी अब उन सांसदों को तोहफे से भी नवाज सकती है, किसी को सीएम भी बनाया जा सकता है। देखिए, जो चुनाव हार गए हैं उनको तो संगठन में लगाया जाएगा, ये तो तय है। कि सांसद है तो एक हैसियत तो ही है। लेकिन जो जीते हैं और जिन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है अब, हाँ, जो इस्तीफा दे दिया है उनका किसी को मंत्री बनना और अधिसंघ को मंत्री बनना, कोई किसी संगठन में दायित्व देना, ये सब तो होगा ही होगा। सीएम बनना, मुख्यमंत्री नरेंद्र तोमर का जो मैंने नाम लिया अभी, वो तो उसी कड़ी में है। वहाँ केंद्रीय मंत्री हैं और प्रारंभ में ही लग रहा था कि वो इस चुनावी जंग में यदि कूद रहे हैं असेंबली में, तो राज्य की राजनीति में जाएंगे, वो केंद्रीय मंत्री बनाए जा सकते हैं। अच्छा, एक तो आप ठीक कह रही है कि जो सांसद एमएलए बन गए हैं उनमें अब तो 3 ही जगह है ना। देखिए, 3 जगह है तो उसमें किसी को सीएम की कुर्सी मिल सकती है, नहीं तो मंत्री बनना तो तय ही है, लगता है कि और कोई संगठन में महत्वपूर्ण दायित्व दिया जा सकता है। अच्छा, एक ये भी सवाल अब यहाँ पर आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, हम के बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी बात करना चाहेंगे कि क्या ये दाव जो है बीजेपी इस दाव का इस्तेमाल बिहार में भी कर सकती है, क्योंकि बिहार में भी विधानसभा चुनाव 2025 में होने वाले हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, आप 2025 के पहले अभी 2024 में कहेंगे कि आप लोकसभा का चुनाव होना है। अभी 4 अप्रैल मई में चुनाव होंगे, तो पहले ये समझिए कि जो लोकसभा का चुनाव कम क्या ही बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के प्रधानमंत्री के लिए। ये तीसरा हैट्रिक लगाने की ये बारी आई है। और जिस ढंग से बातें हो, तो पहले तो इस लोकसभा चुनाव में ही पार्टी पूरे दमखम से लड़ेगी, जो लड़ना ही चाहिए, इसमें कोई स्वाभाविक है। अभी पहला सवाल आपने जो असेंबली चुनाव की बात की, पहले पार्लियामेंट की बात, पूरे देश भर में, ठीक है, पूरे देश भर में शायद कोई एक सीट के लिए बीजेपी रिस्क नहीं लगी। पहले तो वो 2-3 लेयर पर सर्वे कराती है, हर पार्टी को कराई भी होगी। ये सब सर्वे का काम पूरा हो गया। तो मुझे लगता है कि बिहार में जो 17 लोकसभा की सीटें जीती हुई है, उसमें 4-5 का टिकट भी कटना तय है। जी 4-5 का टिकट भी कटना तय है। हाँ, तय है। वो 4-5 ऐसे हैं, अभी तो नाम भी पहले से चल रहे हैं। अब उसमें अभी आपसे इस वार्ता में अभी उनका नाम ये कहना कि उनका टिकट कटने जा रहा है, ये थोड़ा सा अनुचित होगा। ये बात अभी नहीं कहनी चाहिए। लेकिन पूरा आकलन है मेरा, और जो
पार्टी के नेताओं से मेरी बात होती है तो नेतृत्व वर्ग से ही उन लोगों का भी ये संकेत है कि स्वाभाविक रूप से कि इसमें 4, 5, 6 नाम है जिनको टिकट, जैसा आपको याद होगा 2019 के चुनाव में 5 सिटिंग सांसदों को बीजेपी ने नई टिकट दे करके और नीतीश कुमार से समझौता किया था बराबर बराबर 17 सीट पर। ठीक है। तो इस बार तो जब नीतीश कुमार साथ नहीं है और बिहार का जो चुनावी जंग वो लोकसभा का वो एक तरह से चुनावी यहाँ बीजेपी वर्सेस अदर्स और अदर्स में यहाँ राजद, कांग्रेस, बिल्कुल वाम दल सभी है और नीतीश कुमार ने बिहार में जो एक ठानी है कि हम 1 to 1 सीट पर फाइट देंगे तो बिहार में तो स्वाभाविक है कि यहाँ प्राय सभी सीट पर 2-3 सीट अपवाद हो सकता है जहाँ AIM जैसे अब किशनगंज में या जो 2-3 सीट पर AIM होगा तो जहाँ हाँ तो वो हो सकता है कि ट्रेंगुलर फाइट हो। ठीक है लेकिन सीधा मुकाबला होगा तो लोकसभा के चुनाव में तो मुझे लगता है कि कुछ जो बिहार के बड़े नाम हैं बीजेपी के उनको भी चुनावी जंग में उतारा सकता है। उसमें मुझे लगता है कि सुशील मोदी को भी चुनावी जंग में उतारा जा सकता है। इवन सम्राट चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है, आपको याद होगा लोकसभा के पिछले चुनाव में वो टिकट लेना चाहते थे चुनाव और वो चाहते थे और पार्टी भी एक तरह से कहिए कि रजामंद थी कि उनको खगड़िया से लड़ाया जाए, लेकिन वो खगड़िया सीट चले गई लोजपा के खाते में और सम्राट चौधरी ने रिफ्यूज कर दिया कि हम दल बदल के मतलब सहयोगी दल के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। जैसे कि अभी सुनील कुमार पिंटू जो MP हैं वो जो बीजेपी के नेता थे और फिर वो बीजेपी ने और अभी देखिए वो तो सब कुछ अब कर रहे हैं जैसे वो फिर उनकी वापसी होनी है, ऐसा सब कुछ चल रहे हैं। उनसे हमने भी बातचीत की थी, साफ उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा था कि हम तो बोरोड प्लेयर हैं, हमें तो बोरो किया गया है, JDU ने हमें बोरो किया है बीजेपी से। तो ये तो अभी बोरो वाली बात होगी, कुछ लोग तो लाए ही जाएंगे। देखिए अभी कोई आपको बहुत अचरज वाली बात होगी, अभी हर पार्टी लड़ती है और इसकी चुनावी युद्ध की एक रणनीति भी होती है कि दूसरे दल के जो स्थापित नाम और चेहरे हैं उनको अंतिम क्षण तक में उनको अपने पाले में लाके लड़ाया जाता है। बिल्कुल। तो उसमें यह भी होगा, एक तो 4-5 जो सीटिंग है उनका टिकट कटेगा। मतलब आप 24 में कह रहे हैं कि 2024 में ऐसे बहुत सारे सांसद जो अभी हैं उनका टिकट कटने वाला है। हाँ, बिहार सहित कई अन्य प्रदेशों में भी, लेकिन बिहार में तो 17 में 5-6 का टिकट कटना तय है। आपको जो चर्चाएं हैं क्या लगता है किन किन नामों पर जो है वो खतरा मंडरा रहा है? देखिए नाम तो अभी मुझे कहना मुनासिब नहीं होगा। आपको याद होगा कि कुछ तो जैसे अब जो केंद्रीय मंत्री थे वो केंद्रीय मंत्रिमंडल से ड्रॉप हो गए MP हैं। अब उसमें आप तुरंत सवाल करेंगे कि क्या रविशंकर प्रसाद भी उन नाम होगा, क्या राजीव प्रताप रूडी नाम क्या के साथ कहा जा सकता है? के साथ तो नहीं कहा जा सकता है कि उनका टिकट तय है। अब रही बात की रविशंकर प्रसाद एक बीजेपी के बड़े नेता हैं, पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं और बड़ी भूमिका में मंत्री पद हटने के बाद भी संगठन का दायित्व देखते हैं। अब लेकिन यहाँ पटना साहिब में जो अभी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव है ऋतुराज सिन्हा, एक लगता है मालूम पड़ता है कि सिटिंग MP की तरह या होने वाले प्रत्याशी की तरह पूरा चुनाव क्षेत्र में वो काम कर रहा है। पिछले बार भी थे, पिछले बार तो उनके पिता श्री RK सिन्हा जो उसमें राज्यसभा के सदस्य थे वो चाहते थे, लेकिन पार्टी ने रविशंकर प्रसाद को दिया। अब उसी तरह से देखते अभी कई चर्चा है। अब उसमें आपकी चर्चा है कि सिग्रीवाल को शायद टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है। और सुनील कुमार पिंटू तो इधर ही इसी पाले में आने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। फिर अब मांझी यदि चुनाव लड़ेंगे, इस पाले में मांझी के लड़का चुनाव लड़ेंगे, जो सुमन मंत्री थे वो चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल जी। तो गया की सीट उन्हें मिल सकती है। अब उसमें जैसे उपेंद्र कुशवाहा भी इस पाले में है, स्वाभाविक रूप से जो उनकी पुरानी सीट है वहाँ पे लड़ते हैं या जहाँ पर एक सीट तो उनको भी मिलना तय है। बिल्कुल। RCP सिंह इस पाले में आए हैं तो स्वाभाविक RCP सिंह नालंदा से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे वो सवाल है। फिर वो अभी मुंगेर में चर्चा है, वो ज्वाइन की है, पवन सिंह को भी लेकर लगातार चर्चाएं हैं। पवन सिंह की है, लेकिन वहाँ मुझे लगता है कि RK सिंह का कोई टिकट कटने की कोई, मुझे तो फिलहाल पिछले की बिहार के मंत्री में भी बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं वो। जी। इसीलिए RK सिंह की और पवन सिंह या कोई जो दूसरे दावेदार हो उसमें तो मुझे नहीं लगता है कि RK सिंह का टिकट कटेगा। रही बात एक दो सांसद जो है उनका चुनाव क्षेत्र ही बदल सकता है। बिल्कुल। कुल मिला जुला करके एक स्थिति है कि लोकसभा के चुनाव में भी निश्चित रूप से जैसा मैंने कहा कि जो स्टेट के स्टॉलवर्ड हैं
जिस तरह से विधानसभा के 3 राज्यों में चुनाव हुए और वहाँ सांसदों को चुनावी जंग में उतारी थी बीजेपी, उसी बिल्कुल, तरह से बिल्कुल। स्टेट के भी छपरा पाए। और अब तो बीजेपी 17 जीती है, उसको तो 23 सीट पर नए चेहरे देने हैं। बिल्कुल, अब तो ये कह रही है कि एनडीए इस बार 40 में 40 बिहार में। तो नेचुरल है कि उसके लिए पहले जिताऊ उम्मीदवार भी की तलाश हो गई है और वो चेहरा पर तो काम हो रहा है अभी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब ये देखने तो वाली ये बात जो होगी। आपने जी, बात की है कि 2025 की बात आपने जी, की है, जी। 2025 में तो बात भाजपा भी से दम भर रही है कि हम्म। वही हम अकेले पावर में आएंगे। तो अब देखिए, अभी वो तो 1 साल बाकी है, 20 परिदृश्य को पहले हम लोग देखें। बिल्कुल, अभी बिल्कुल। लेकिन बिहार में विधानसभा का चुनाव जो 2025 का है वो भी बहुत दिलचस्प होगा। बहुत दिलचस्प होगा। जी। इसलिए होगा कि अब नीतीश कुमार ने घोषणा कर रखी है कि अगला चुनाव होगा वो तेजस्वी के नेतृत्व में चेहरे पर लाया जाएगा। मतलब वो चुनावी इस सीएम के फ्रे से नीतीश कुमार नहीं होगा, जैसा उन्होंने वादा कर रखा है, घोषणा की है। जी। तो अगला चुनाव तो बिल्कुल होगा कि एक तरफ जहाँ तेजस्वी है तो दूसरी तरफ सम्राट चौधरी होंगे। अब तो ये लड़ाई इस फिलहाल अभी तो यही दिखता है, लेकिन उससे पहले सम्राट चौधरी को लोकसभा के भी चुनावी जंग में उतारा जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये सारी बात क्या की बात है, कुल मिलाकर जो आपने अभी सवाल किया था कि जिस ढंग से बीजेपी 3 स्टेट में चुनाव लड़ी है, तो क्या इसका कुछ आपको लोकसभा के चुनाव में और फिर बिहार में जो चुनाव होने हैं उसमें भी कुछ ये झांकी देखने को मिलेगी। स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए अरुण पांडे जी। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी। देखिए, साफ साफ कह दिया है कि अभी 25 तो दूर है। ये भी कहा है कि देखिए 2024 में बहुत कुछ होने वाला है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।